Good morning all of you. Today's subject geography, chapter number 3 हमारी ज्योग्राफी पृथ्वी। आज हम लोग अगला टॉपिक मुख्य स्थलाकृतियाँ, जिसपे हमने आपको दो मुख्य प्रकार अपक्षय और विक्षेपण और नंबर 2 अपवर्तन के बारे में बताया था, जिनके कारण जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वही माध्यम होता है। सिर्फ कुछ हमारे जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनके द्वारा उनका परिवर्तन होता है और नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा नदी के द्वारा उत्पन्न होने वाली या उनसे बनते निर्माण तो स्थलाकृति उनके बारे में, और उसके बाद समुद्र से निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में आज हम लोग उसका करेंगे। हिमनद के कारण, यानी हिमनद मतलब बर्फ की जो नदियाँ होती है, बर्फ के द्वारा से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, उनके भाव से उनके प्रभाव से कौन कौन सी स्थलाकृतियों की उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हिमनद के कारण, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ, इसको हम हिमानी बर्फ के नाम से भी जानते हैं। हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाचनी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती और गोलाचनी मिट्टी और पत्थरों से भूजल का अपवर्तन होता है, क्योंकि बर्फ के नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिनको अपवर्तित कर देती है और उनके साथ वो भी उसी बर्फ के साथ वो भी लेकर के साथ में वो नदियाँ आती हैं, जिससे कोई ना कोई नई स्थलाकृति का निर्माण करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। अब गहरे गर्त क्यों होते हैं? क्योंकि उनका बर्फ के साथ अन्य शहरों का आना और ऊंचाई से नीचे गिरना, इसलिए ये गर्त जैसी स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। निर्माण और इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पहले प्रॉब्लम में जल गड्ढे टाइप बन जाते हैं, लेकिन जब पर्वतीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है उस समय वहाँ की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है और पिघल करके वो उन्हीं गर्तों में जल के रूप में इकट्ठी होती है। जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है, जिनको उन्हीं गर्त के निर्माण द्वारा वो क्या बन जाती है? झील बन जाती है। पानी निकला और गर्तों वाकई पूरा पानी भर गया। बहुत सारी झीलों के उदाहरण है पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे आपका कांचन में मंसूरी क्षेत्र है जहाँ पर एक कैंपटी फॉल के नाम से झील है, वो भी इसी के एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर पानी जब पिघलने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है और पानी के रूप में उसी गर्त में आकर के गिरता है, जो झील का निर्माण करता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, क्योंकि हिमनद बर्फ की नदियाँ उनके द्वारा लाए गए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटे या बड़े शैल होते हैं, रेत एवं तलछट की मिट्टी होती है, और ये निक्षेप हिमनद या हिमोड़ का निर्माण होते हैं। इसी से बनने वाली आकृति जिसको हम बोलते हैं हिमनद या हिमोड़, इनका निर्माण ये करते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ मिट्टी के तलछट मिट्टी छटी और कुछ छोटे बड़े सेल्स भी होते हैं, इनका ये निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखा हिमनद में भी कुछ ऐसी परिवर्तन होते हैं या उनके कार्य होते हैं जिनके द्वारा ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगला नंबर आपका आता है नंबर 4, पवन के कार्य, यानी कुछ स्थलाकृतियाँ
पवन या हवा व वायु इनके द्वारा भी कुछ इस तरह कृतियों का निर्माण होता है, लेकिन इनमें सहयोग किसका रहता है? विक्षेपण और अपवर्तन, उसी के द्वारा इस कृतियों का निर्माण होता है। रेगिस्तान, क्योंकि पवन का जो प्रभाव रेगिस्तान में हम अनुमान ज़्यादा लगा सकते हैं, खुला क्षेत्र होता है, उसमें कुछ ऐसी आकृतियाँ होती हैं। रेगिस्तान में पवन और अपवर्तन, रेगिस्तान में पवन है वो अपवर्तन और विक्षेपण के कारण का प्रमुख कारक होने के कारण रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। एक नया निर्माण होता है जिसको हम छत्रक बोलते हैं, इस तरह का वहाँ पर सेल देख सकते हैं, जिसमें पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है। इसीलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष पर होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान पर, क्योंकि वहाँ हवा चलती है और बालू के जो कण होते हैं या रेत जिसको बोलते हैं, उसको उस हवा के साथ बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का भाव रुकता है, हवा चलती रहेगी तो उन्हीं के साथ उनका भाव बना रहेगा, उतनी दूरी तक वो जितनी देर वाले उतनी दूर तक उनके कण जाएंगे बालू के। और जब हवा रुक जाती है, रुकने पर ठहरा होता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, छोटी पहाड़ी के रूप बना देती है, क्योंकि इतना उस हवा के साथ इतना सारा वेग लेके जाती है कि हवा के प्रेशर और दबाव के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव के साथ दूर तक जाने में सहायक होती है। और जब रुक जाती है बात तो एक साथ तुरंत वहीं पर गिरती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, हवा का दबाव तेज होता है तो बारिश कम हो पाती है, क्योंकि बादल उसके साथ दूर तक चले जाते हैं। और जब बारिश होने पर हवा का भाव नहीं होता है तो बारिश की संभवता बारिश निश्चित होती है और एक स्थान पर वही होती है। और ये बालू के जो स्रोत हैं वो एक नई आकृति का निर्माण करती हैं। जब वो बालू जमीन पर हवा के रुकने पर गिरती है तो बालू एक साथ इकट्ठी हो जाती है और उस रेत पर गिरकर एक इनका जिसको हम बोलते हैं एक पहाड़ी बन जाती है, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। उस आकृति का नाम होता है बालू टिब्बा। ठीक है, बालू जिसे टापू टाइप होते हैं, समुद्र वगैरह पाया जाता है, उसी प्रकार से ये वहाँ पर रेगिस्तान में छोटे बड़े बड़े टापू टाइप के बनाए जाते हैं, जिसको बालू टिब्बा बोलते हैं। इसलिए आप देखा बहुत जगह काफ़ी जगह दूरी पर इस तरह के डिब्बे देखने को मिलते हैं। तो वायु को उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। धीरे धीरे विक्षेपित हो जाते हैं, हवा के साथ गीला बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जल्द हो जाते हैं। एक नई आकृति बनाती है, इसको बोलते हैं लोएस। नई आकृति का निर्माण होता है जिसको लोएस कहा जाता है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसे लोएस के क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 हमारी गणित पर समाप्त हो गया है। अगले सप्ताह नया चैप्टर ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से किसी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज आपका नहीं है। पूरे चैप्टर्स को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, उसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और एवरी टॉपिक्स, प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। थैंक्स, हैव अ गुड डे।